हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस को। थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। Rules of inference are laws of logic that are used to reach a given conclusion without using a truth table। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो आर्गुमेंट है उसकी वैलिडिटी को चेक किया था, और उसकी वैलिडिटी जो हमने चेक की थी वो ट्रुथ टेबल की हेल्प से चेक की थी। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं जब भी ज़्यादा होते हैं हमारे पास, तो उस केस में ट्रुथ टेबल बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस केस में हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को यूज़ करते हैं किसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक करने के लिए। तो इस वीडियो में भी हम आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। ठीक है। तो सबसे पहले समझना होगा हमें कि रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, देयर आर फॉलोइंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। तो सबसे पहला रूल है हमारा, जिसको बोलते हैं हम मोडस पोन्स, या इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट। कभी कभी 2 मार्क्स में ये रूल्स लिखने को भी आ जाते हैं। कोई पर्टिकुलर रूल होगा आपका और वो लिखने को आ जाता है टू टू मार्क्स में, तो इनको समझना है। तो फर्स्ट रूल है हमारा मोडस पोन्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। तो देखिए ये क्या है। If P implies Q is true and P is true, then we always conclude that Q is also true। देखिए, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है P implies Q, और एक दूसरा स्टेटमेंट है हमारा P। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है अगर ये भी ट्रू है, तो इससे आपको कंक्लूजन ये मिलेगा कि क्यू जो होगा स्टेटमेंट, वो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये, इनको आप बोल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को प्रीमाइसेस, और ये जो क्यू है जो आपको मिला कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। तो इस तरह से प्रीमाइसेस 1 और 2 मिलकर जो कंक्लूजन दे रही हैं वो क्यू कंक्लूजन दे रही हैं, यानी एक ये आर्गुमेंट आपको मिल गया है, और ये आर्गुमेंट एक वैलिड आर्गुमेंट है। क्लियर। तो इसको अब आप आर्गुमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मोड पॉन्स को कैसे लिख सकते हैं। द आर्गुमेंट फॉर्म इज, इफ पी implies क्यू is true and P is true, then always Q will be true। क्लियर। तो ये आर्गुमेंट है हमारा जिसमें प्रीमाइसेस हैं हमारी, ये 2 प्रीमाइसेस हैं। एक P implies Q है और एक P है, और ये दोनों प्रीमाइसेस कंक्लूजन दे रही हैं Q, और ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। तो मॉडस पॉन्स का जब आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, तो आपको कैसे अप्लाई करना है कि अगर P implies Q जो है वो ट्रू है, और P भी क्या है, वो ट्रू है, तो इससे क्या मिलेगा आपको, Q हमेशा ट्रू मिलेगा। तो ये फर्स्ट रूल होता है आपका मोडस पोन्स इन्फ्रेंसेस का। क्लियर। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड रूल होता है हमारा मोडस टोलेंस, जिसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसको समझिए। If P implies Q is true and Q is false, then premises P must be false। क्लियर। या इसको आर्गुमेंट की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, P implies Q क्या है हमारा, ट्रू है, और Q क्या है हमारा, फॉल्स है। Q फॉल्स है यानी उसका नेगेशन क्या है, ट्रू है। तो ये दो प्रीमाइसेस हैं आपकी, एक तो P implies Q यहाँ पर, और एक ये नेगेशन Q है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, हमेशा नेगेशन P जो है वो ट्रू मिलेगा। इसको आपको ऐसे याद कर लेना है कि अगर एक स्टेटमेंट है आपके पास P implies Q,
और दूसरा एक स्टेटमेंट है आपके पास नेगेशन क्यू, यानी इसका नेगेशन। क्लियर? तो इसमें जो आपको कंक्लूजन मिलेगा वो इसका नेगेशन मिलेगा, यानी नेगेशन पी मिलेगा। या ए और बी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ए इम्प्लाइज बी है अगर, और दूसरा है आपका नेगेशन ऑफ बी, तो कंक्लूजन क्या मिलेगा इससे आपको? नेगेशन ए मिलेगा। तो ये है आपका मोडस टोलेंस। क्लियर? नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल होता है हमारा हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म, या इसको बोल देते हैं हम ट्रांजिटिव रूल। तो ट्रांजिटिव रूल या हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म क्या होता है कि देखिए, इसको आर्गुमेंट की फॉर्म में समझ लेते हैं हम, कि अगर P इंप्लाइज Q जो है वो ट्रू है, और Q इंप्लाइज R जो है वो क्या है, वो भी ट्रू है, तो इससे हमेशा आपको मिलेगा कंक्लूजन P इंप्लाइज R। तो यही ट्रांजिटिव रूल होता है कि क्या, कि P किसको इंप्लाइज कर रहा है? Q को। और Q किसको इंप्लाइज कर रहा है? R को। तो P किसको इंप्लाइज करेगा? R को। यानी कंक्लूजन क्या मिलेगा आपको? P इंप्लाइज R मिलेगा। या ऐसे बोल सकते हैं आप, अगर A इंप्लाइज B है और B इंप्लाइज क्या है? C है, तो कंक्लूजन क्या मिलेगा आपको? कि ए इंप्लाइज सी मिलेगा। इसको बोलते हैं हम हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म इस रूल को, या क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रूल बोलते हैं। क्लियर? तो ये थर्ड रूल था इन्फ्रेंसिस का। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है हमारा डिसजंक्टिव साइलोजिज्म। अब इसको समझते हैं तो आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में देख लेंगे। तो देखिए, आर्गुमेंट की फॉर्म में अगर एक प्रीमाइसेस आपके पास है, एक स्टेटमेंट है आपके पास पी और क्यू, ये ट्रू है, और नेगेशन क्यू जो है वो ट्रू है, यानी सेकंड वाले का यहाँ पर नेगेशन क्यू जो है वो ट्रू है, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा? कंक्लूजन क्या मिलेगा? पी मिलेगा स्टेटमेंट। या ऐसे समझ लीजिए, अगर ए और बी गिवन है ट्रू, गिवन का मतलब यहाँ पर ट्रू से ही लेंगे हम, ए और बी ट्रू है, और नेगेशन बी का नेगेशन ट्रू है, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो आपको ए मिलेगा। क्लियर? तो ये है आपका डिसजंक्टिव साइलोजिज्म। नेक्स्ट रूल होता है हमारा एडिशन। एडिशन रूल क्या है हमारा? देखिए, एडिशन रूल है हमारा कि देखिए, अगर आपका जो है वो पी ट्रू है, पी क्या है? ट्रू है। तो पी ट्रू है तो इसको आप लिख सकते हैं पी और क्यू, यानी कोई एक और स्टेटमेंट के साथ आप ये भी लिख सकते हैं अगर पी ट्रू है तो। क्लियर? जैसे आप बोले हैं अगर ए ट्रू है, तो आप इसको कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? ए और क्यू ट्रू लिख सकते हैं। ए और क्यू या ए और बी ट्रू लिख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट होता है, ये जो रूल है आपका, ये है आपका एडिशन रूल। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट रूल है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या है? देखिए, बात तो सिंपल है। सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि अगर पी एंड क्यू आपका ट्रू है, तो इसमें क्या है कि पी एंड क्यू ट्रू है, तो पी एंड क्यू ट्रू है, इसका मतलब एंड है बीच में, तो यानी पी भी ट्रू होगा और क्यू भी ट्रू होगा। तो यानी इससे कंक्लूजन क्या मिलेगा आपका? या तो पी मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा। क्लियर? दोनों ही सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि ए एंड बी है अगर, तो ए एंड बी ट्रू है तो इसका मतलब क्या है? ए भी ट्रू होगा। और ए एंड बी अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है? बी भी ट्रू होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट आपको गिवन है तो इससे आप ये कंक्लूजन ले सकते हैं। क्लियर? ये है सिंप्लीफिकेशन रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में क्या है आपका, कि अगर देखिए स्टेटमेंट पी भी ट्रू है आपका और क्यू भी ट्रू है, तो यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो दोनों का एंड भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो ये है आपका रूल ऑफ कंजंक्शन। या ऐसे बोल सकते हैं, अगर ए स्टेटमेंट आपको गिवन है, गिवन मतलब ये ट्रू है, और एक बी गिवन है, ये ट्रू है, तो ए एंड बी भी क्या होगा? ट्रू होगा। क्लियर? नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव डायलिमा। अब इस रूल को समझते हैं, कंस्ट्रक्टिव डायलिमा क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव डायलिमा होता है हमारा कि अगर P इंप्लाइज Q एंड R इंप्लाइज S जो है ये ट्रू है, और P और Q ट्रू है, तो इससे कंक्लूजन जो मिलेगा आपका, वो कंक्लूजन मिलेगा आपका Q और S। तो अगर ये स्टेटमेंट आपको इस फॉर्म में गिवन है कि A इंप्लाइज B एंड
सी इम्प्लाइज डी, और यहां पर आपको गिवन है दूसरा ए और सी, तो तब आपको कंक्लूजन मिलेगा ये बी और डी का और। क्लियर? तो ये है आपका कंस्ट्रक्टिव डायलीमा। क्लियर? तो एट्थ रूल था आपका। नाइन्थ रूल है आपका डिस्ट्रक्टिव डायलीमा। डिस्ट्रक्टिव डायलीमा क्या है? देखिए, डिस्ट्रक्टिव डायलीमा में क्या है कि P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S ट्रू है, और नेगेशन Q एंड S ट्रू है। तो आपको जो कंक्लूजन मिलेगा वो क्या कंक्लूजन मिलेगा? नेगेशन P एंड R कंक्लूजन मिलेगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर स्टेटमेंट है आपका एक A इम्प्लाइज B, दूसरा है C इम्प्लाइज D। एक तो ये स्टेटमेंट है। अब डिस्ट्रक्टिव है डायलीमा, तो यहाँ पर नेगेशन सी से स्टार्ट, नेगेशन लेते हैं यहाँ पर किसका? बी का। कंस्ट्रक्टिव में नेगेशन नहीं था, तो बी एंड क्या ले लेंगे आप? एस, यानी बी एंड डी। और कंक्लूजन क्या मिलेगा इससे? आपको कंक्लूजन मिलेगा इसका नेगेशन ए का एंड आर का, यानी सी एज इट इज। तो ये आपका कंक्लूजन मिल जाएगा। तो ये नाइन्थ रूल था इन्फ्रेंसिस का। 10 रूल है आपका एब्जॉर्प्शन लो। तो एब्जॉर्प्शन लो तो आप समझते ही हैं कि क्या, कि अगर P इम्प्लाइज Q है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? P इम्प्लाइज P एंड Q। या ऐसे बोल दीजिए, अगर A इम्प्लाइज B आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इससे कंक्लूजन आप लिख सकते हैं A इम्प्लाइज, ये A फिर से दोबारा आएगा, A एंड B। तो ये रूल है आपका एब्जॉर्प्शन लो। क्लियर? अगर कोई भी रूल आपको इनमें से 10 रूल में से कोई भी आपको रूल प्रूफ करने को आता है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? पहले P इम्प्लाइज Q जो है इसको ट्रू ले लेंगे, और इसकी हेल्प से फिर इसको क्या प्रूफ कर देंगे? ट्रू प्रूफ कर देंगे। तो ये कोई भी रूल आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंसेस का। क्लियर? तो ये 10 रूल्स थे। तो इन 10 रूल्स पर बेस्ड अब कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। यानी एक आर्गुमेंट है आपका, इसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है, यानी प्रूव करना है कि ये वैलिड स्टेटमेंट है या फिर वैलिड नहीं है। क्लियर? तो देखिए, एक तो तरीका हमारे पास किसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक करने का होता था, ट्रूथ टेबल। तो अगर आपको ट्रूथ टेबल लिखा हुआ नहीं आता, आपको आता है कि टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट, तो वहां पर आप ट्रूथ टेबल भी यूज कर सकते हैं और थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंसेस भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर कहीं पर मेंशन होगा कि यूज द ट्रूथ टेबल, तो उस केस में आपको ट्रूथ टेबल ही यूज करनी है। या कहीं पर लिखा हुआ होगा कि यूज द रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस, तो वहां पर इन्फ्रेंसेस के रूल्स ही आपको यूज करने पड़ेंगे। वैसे इन्फ्रेंसेस के रूल्स को हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो 3 से ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रूथ टेबल बनाना हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि अगर 4 वेरिएबल्स होंगे तो 2 की पावर 4, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 16 वैल्यूज की ट्रूथ टेबल बनेगी 4 वेरिएबल्स में। और अगर 5 वेरिएबल्स आ गए तो 32 वैल्यूज की ट्रूथ टेबल बनेगी। तो उस केस में ट्रूथ टेबल काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस को। ठीक है? तो इस प्रॉब्लम में हमें आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है, और हम किस मेथड से यूज करेंगे? किस मेथड से चेक करेंगे वैलिडिटी? रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस से चेक करेंगे। क्लियर? तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है हमारा सॉल्यूशन में, कि जो स्टेटमेंट हमारा गिवन है, हमें जो आर्गुमेंट गिवन है, उस आर्गुमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको किसी हम लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उनको थ्योरी ऑफ लॉजिक्स के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला जो लाइन है हमारी आर्गुमेंट की, वो लाइन ये है, इफ
आई गेट द जॉब एंड वर्क हार्ड देन आई विल गेट प्रमोटेड। क्लियर? तो ये फर्स्ट लाइन है। अब इस फर्स्ट लाइन में से हम छोटे छोटे स्टेटमेंट लेंगे जो सिंपल स्टेटमेंट है। तो एक स्टेटमेंट ये है, आई गेट द जॉब। तो ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे पी से। तो पी स्टेटमेंट हो गया हमारा आई गेट द जॉब। उसके बाद है वर्क हार्ड, यानी वर्क हार्ड भी कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो इसके लिए सेकंड स्टेटमेंट हमने ले लिया क्यू, आई वर्क हार्ड। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लेंगे हम वो क्या है? ये सिंपल स्टेटमेंट, आई विल गेट प्रमोटेड। तो इसको आर ले लीजिए आप। तो ये आ गया हमारा आई विल गेट प्रमोटेड। क्लियर? तो ये फर्स्ट लाइन में से जितने सिंपल स्टेटमेंट लिए जा सकते थे वो हमने ले लिए। उसके बाद सेकंड लाइन पर चलते हैं। तो सेकंड लाइन ये है हमारी, आई गेट प्रमोटेड। इसमें एक स्टेटमेंट सिंपल ये है। तो आई गेट प्रमोटेड, तो इसको ले लीजिए आप एस। तो इसको हमने ले लिया। नहीं, आई गेट प्रमोटेड को हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई विल गेट प्रमोटेड, प्रमोशन की बात तो हो गई है। किस में हो गई है? आर स्टेटमेंट में। तो इसको अलग से कोई स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑलरेडी आर ले रखा है हमने। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है आई विल बी हैप्पी। तो ये नया स्टेटमेंट है, तो इसको एस ले लीजिए। तो एस हो गया हमारा आई विल बी हैप्पी। क्लियर? तो ये सेकंड जो सेंटेंस था हमारा, इसमें से भी हमने स्टेटमेंट्स ले लिए हैं। अब इस पर आते हैं थर्ड लाइन पर। ये क्या है? आई विल नॉट बी हैप्पी। तो इसको भी आपको अलग से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैप्पी की बात यहाँ पर हो चुकी है एस में। तो ये एस का नेगेशन ही है, आई विल नॉट हैप्पी। क्लियर? तो इसको अलग से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे क्या है? देयर फोर आइदर आई विल नॉट गेट द जॉब। तो आई विल नॉट गेट द जॉब को भी आपको कोई अलग से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जॉब की बात यहाँ पर की हुई है, आई गेट द जॉब। तो ये उसका क्या है? नेगेशन है। क्लियर? उसके बाद क्या है? और विल नॉट वर्क हार्ड। तो इसको भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क हार्ड की बात कहाँ पर हुई है? क्यू स्टेटमेंट में हुई है। तो ये उसका क्या है? नेगेशन है, विल नॉट वर्क हार्ड। क्लियर? तो इस तरह से जितने स्टेटमेंट हमारे सिंपल स्टेटमेंट बन सकते थे वो हमने बना लिए। वो कितने स्टेटमेंट हैं? फोर स्टेटमेंट हैं, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है। तो ये सिंपल स्टेटमेंट जब हम ले लेते हैं, अब इस आर्गुमेंट को हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो लिखेंगे आर्गुमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में। तो देखिए कैसे लिखते हैं। जो सबसे फर्स्ट लाइन है आपकी, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक है। क्लियर? तो इसके लिए आपको एक रिप्रेजेंटेशन देनी है। क्लियर? तो देखिए कैसे देंगे। तो मैंने बताया कि जब भी इफ और देन वाला सेंटेंस होता है, इफ के बीच में यहाँ एक स्टेटमेंट होता है, एक देन के बाद होता है और यहाँ फुल स्टॉप होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है हम इसको एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, इसको एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। सपोज ये ए है और ये बी है, और इफ और देन वाला है तो क्या कर देते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए इंप्लाइज बी से, जब भी इफ और देन लगा हुआ होता है। तो देखिए अब इफ और देन के बीच में क्या क्या है? इफ और देन के बीच में है आपका ये, आई गेट द जॉब एंड वर्क हार्ड। तो आई गेट द जॉब पी है, और क्या है बीच में? एंड वर्क हार्ड, यानी एंड आई विल वर्क हार्ड। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? पी और क्यू का ये क्या है? एंड है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ आपका? पी, पी और क्यू का एंड हो गया भाई ये। क्लियर? ये जो है, उसके बाद देन के बाद क्या है? आई विल गेट प्रमोटेड। तो आई विल गेट प्रमोटेड कौन सा है? आर है। अब कहने का मतलब इफ के बाद ये जो स्टेटमेंट है हमारा, इफ के और देन के स्टार्टिंग में ये था आपका पी एंड क्यू, और देन के बाद क्या था? आर था। जब इफ और देन वाला है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह से लिख देंगे, पी एंड क्यू इंप्लाइज आर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये हो गया, फर्स्ट प्रीमाइसेस जिसको हम बोलेंगे कि पी एंड क्यू इंप्लाइज आर। क्लियर? तो ये फर्स्ट सेंटेंस को हमने लिख लिया है लॉजिक्स की फॉर्म में।
अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस? यहाँ से। और कहाँ तक है? यहाँ पर है। तो अब इसको लिखेंगे। तो अब इस ये भी इफ और देन वाला है सेंटेंस। तो इफ और देन के बीच में क्या है? ये आई गेट प्रमोटेड। तो आई गेट प्रमोटेड के लिए क्या है? आर। तो यानी ये तो आर हो गया। और देन के बाद क्या है? आई विल बी हैप्पी, यानी ये एस हो गया। तो और इफ और देन वाला है तो यानी इम्प्लाइज लगा दीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे आप? इस सेकंड सेंटेंस को क्या लिखेंगे? आर इम्प्लाइज एस। तो सेकंड प्रीमाइसेस हो गई आपकी आर इम्प्लाइज एस। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। इस तरह से नीचे लिखते जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी आई विल नॉट बी हैप्पी। तो आई विल नॉट बी हैप्पी, या ये एस को देखेंगे तो ऐसे आई विल बी हैप्पी। तो ये आई विल नॉट बी हैप्पी क्या है? इसका एस का नेगेशन है। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ एस। तो ये थर्ड प्रीमाइसेस हो गई आपकी। क्लियर? तो यहां तक आपने कवर कर लिया। अब इसके बाद है देयर फोर। देयर फोर जब भी आ जाता है यानी अब आपको कंक्लूजन मिलेगा। तो देयर फोर आ गया तो यानी यहाँ पर एक अंडरलाइन लगा लेते हैं कि अब कंक्लूजन लिखना है। ये तो तीन प्रीमाइसेस हो गई। अब कंक्लूजन लिखना है। अब क्या है? आइदर आई विल नॉट गेट द जॉब। तो स्टेटमेंट क्या है? आई विल नॉट गेट द जॉब, यानी गेट द जॉब की बात तो ये हुई है पी में। और नॉट गेट द जॉब क्या है? यानी इसका नेगेशन। तो ये क्या है? नेगेशन पी। और बीच में क्या लगा हुआ है यहाँ पर? और। तो और का सिंबल लगा दीजिए। और विल नॉट वर्क हार्ड। तो ये तो है वर्क हार्ड, और विल नॉट वर्क हार्ड क्या हो जाएगा इस क्यू का? नेगेशन। तो यानी ये नेगेशन क्यू। तो यानी इस स्टेटमेंट को आप आइदर आई विल नॉट गेट द जॉब और विल नॉट वर्क हार्ड, इसको लिख सकते हैं नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। और यही क्या है? आपका कंक्लूजन है, क्योंकि देयरफॉर के बाद ये स्टेटमेंट गिवन है। तो कंक्लूजन आ जाएगा आपका नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। क्लियर? ये कंक्लूजन है। तो ये आपका आर्गुमेंट जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में आ चुका है। अब इस आर्गुमेंट की आपको वैलिडिटी चेक करनी है। तो ट्रूथ टेबल से तो अभी हमें करना नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में ट्रूथ टेबल से मैंने बता दिया था। ठीक है, टोटोलॉजी की हेल्प लेकर। इसमें मैं इसको किससे सोल्व कराऊंगा? रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस से। तो देखिए, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस से कैसे करेंगे हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो प्रीमाइसेस हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, क्या क्या है? पहली तो है पी एंड क्यू इंप्लाइज आर। दूसरी है आपकी आर इंप्लाइज एस। और तीसरी है नेगेशन एस। तो इन तीन प्रोमाइसेस को लेकर हमें चलना है। इनकी हेल्प से हमें इनका रिजल्ट क्या लाकर दिखाना है? ये जो है आपका नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ये रिजल्ट हमें इन तीन प्रीमाइसेस को लेकर चलना है। इनकी हेल्प से इसको प्रूफ करना है कि ये किसको सॉल्यूशन क्या देंगी आपकी? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इन तीनों में से हम पहले, ये तीन प्रीमाइसेस हैं तो तीनों में से किन्हीं दो को लेकर चले करेंगे हम। ठीक है? तो अब देखिए इन तीन में से हम किन दो को ले सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं देखिए। तीन प्रीमाइसेस की हेल्प से कंक्लूजन हमें लाना है। तो हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। एक बार मैं तीनों लिख लेता हूं। तीनों क्या गिवन थी हमें? फर्स्ट गिवन थी हमें ये पी एंड क्यू इंप्लाइज आर। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, और थर्ड थी हमारी नेगेशन एस। अब इन थर्ड में से हमने पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लिया। फर्स्ट और सेकंड को क्यों ले लिया हमने? क्योंकि ये रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस से हमें कुछ कुछ याद आ रहा है। अगर इसको मैं ए समझूं तो ए इंप्लाइज आर और आर इंप्लाइज एस। यानी ये कौन सा रूल है? ये ट्रांजिटिव रूल है। यानी ए आर को इंप्लाइज कर रहा है और आर एस को इंप्लाइज कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या आएगा कि ए किसको इंप्लाइज करेगा? एस को इंप्लाइज करेगा। तो हमें ये देखना होता है कि इनमें कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड पे ये रूल अप्लाई हो सकता है, इसलिए हमने किस किस को ले लिया? फर्स्ट और सेकंड को ले लिया। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इन पर कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे हम? इन पर रूल अप्लाई कर देंगे हम हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म, या जिसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर ये स्टेटमेंट जो है
ट्रांजिटिव ये बताया था ना कि P इम्प्लाइज तो कर रहा है Q को, और Q इम्प्लाइज कर रहा है R को। तो P किसको इम्प्लाइज कर जाएगा? R को इम्प्लाइज कर जाएगा। तो इसी तरह से ये P इम्प्लाइज कर रहा है R को, और ये R इम्प्लाइज कर रहा है S को, तो ये किसको इम्प्लाइज कर जाएगा? S को इम्प्लाइज कर जाएगा। तो आप लिख सकते हैं P एंड Q इम्प्लाइज S, और इसको बोल देंगे आप इक्वेशन 4। क्लियर? और कौन से रूल से? बाय हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म। अब ये 4 हो गई। अब टोटल 3 प्रीमाइसेस तो हमारे पास ऑलरेडी थी, 1 2 3, और एक ये 4 आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड को हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास बची थर्ड और फोर्थ। तो इस बार हम किस किस को लेंगे? थर्ड और फोर्थ को ले लेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं फ्रॉम 4 एंड 3। तो 4 को ले लिया, ये 4 है, और इसके साथ हमने किसको ले लिया? थर्ड को ले लिया। अब इस पर हम कौन सा रूल लगाएंगे? देखिए कौन सा रूल लग सकता है। अगर थोड़ी देर के लिए इसको आप समझ लें ए, और इसको समझ लें बी। तो देखिए ए इंप्लाइज बी, और यहाँ नेगेशन रखा हुआ है बी का। तो ये कौन सा रूल लग सकता है? ये रूल लग सकता है हमारा मोडस टोलेंस वाला। मोडस टोलेंस। मोडस टोलेंस क्या कहता है? देखिए दोनों रूल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मोडस पोन्स तो ये था कि ए इंप्लाइज बी है, और यहां पर रखा हुआ है आपका नीचे पी, बी। ठीक है? तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता था। एक सेकेंड। मोडस पोन्स तो ये था कि ए इंप्लाइज बी, और नीचे रखा हुआ है आपका ए। तो यहाँ पर ये जो बी था, ये आपका सॉल्यूशन मिल जाता था आपको। इसी तरह से मोडस टोलेंस क्या है कि अगर ए इंप्लाइज बी है, और नीचे जो रखा हुआ है वो नेगेशन रखा हुआ है किसका? इस वाले का। तो सॉल्यूशन मिलेगा इस वाले का नेगेशन ए। क्लियर? या पी और क्यू की फॉर्म में बता दूं अगर मैं आपको, मोडस टोलेंस तो वो क्या है? देखिए मोडस टोलेंस ये था कि पी इंप्लाइज क्यू है अगर, और यहाँ पर नेगेशन रखा हुआ है क्यू का। ये पी इम्प्लाइज क्यू है, क्यू का नेगेशन यहाँ पर रखा हुआ है, तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको पी का नेगेशन। क्लियर? तो ये रूल हम यहाँ पर लगाएंगे बाय मोडस टोलेंस। तो देखिए यहाँ पर इसको समझिए थोड़ी देर के लिए पी, इसको समझिए क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू, और ये क्यू है, तो यहाँ नीचे नेगेशन रखा हुआ है क्यू का। तो आंसर क्या मिलना चाहिए? इसका नेगेशन, यानी नीचे पी मिलना चाहिए। और पी का काम कौन कर रहा है? पी का काम कर रहा है पी एंड क्यू। तो बाई मोडस टोलेंस से क्या मिलेगा आपको? नेगेशन पी एंड क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। तो बाय डिमॉर्गन्स लॉ, तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ये नेगेशन ले रहे हो आप किसका? पी एंड क्यू का। तो जब इस नेगेशन को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो पी का नेगेशन हो जाएगा, और क्यू का नेगेशन हो जाएगा, और ये जो ऑपरेशन है एंड का ऑपरेशन किस में बदल जाएगा? और में बदल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। और यही आपको प्रूफ करना था, क्योंकि आपका आर्गुमेंट ये था। आर्गुमेंट क्या था आपका? ये 3 प्रीमाइसेस गिवन थी आर्गुमेंट में आपकी, और इनका सॉल्यूशन दे रखा था आपको। ये नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, यही तो लाना था आपको। तो ये आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है? हैंस द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। अगर ये नहीं आता तब ये वैलिड नहीं होता। तो थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंसेस से हमने इस आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक कर ली है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। यानी एक आर्गुमेंट है हमारा, इसकी वैलिडिटी को हमें चेक करना है। तो चेक करना है आर्गुमेंट क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब यहाँ पर प्रीमाइसेस दे रखी हैं, और ये कंक्लूजन है, अंडरलाइन के बाद वाला पोर्शन। क्लियर? तो सबसे पहले तो इस आर्गुमेंट को आपको किस में लिखना होगा? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले इसमें से जो सिंपल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं उनको ले लेंगे, उनको लिख लेंगे।
देखिए अगर फर्स्ट लाइन की बात करूं, हाइपोथेसिस मतलब प्रीमाइसेस दे रखी हैं, तो सबसे फर्स्ट लाइन है इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून। ये एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को हमने लिख लिया पी। इट इज सनी दिस आफ्टरनून। नोट, नोट नहीं लिखा आपने, आप नोट भी ले सकते हैं। हमने नोट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इसको पी ले लेंगे और नोट वाला जो स्टेटमेंट है उसको नेगेशन पी ले लेंगे। क्लियर? तो वो आपकी चॉइस है, चाहे आप इसको पी ले लें या, क्योंकि अगर आप इसको पी लेंगे तो ये नेगेशन पी हो जाएगा, और अगर आप इसको पी लेंगे तो ये नेगेशन पी हो जाएगा। तो वो आपकी चॉइस है। तो इसको हमने ले लिया, इस सेंटेंस से हमने ले लिया इट इज सनी दिस आफ्टरनून। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट, एंड इट इज कोल्डर। तो एंड इट इज कोल्डर देन येस्टरडे। तो कोल्डर की बात हुई है तो हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं इट इज कोल्डर। तो ये हो गया हमारा इट इज कोल्डर देन येस्टरडे। इसको हमने क्यू स्टेटमेंट ले लिया। क्लियर? तो फर्स्ट सेंटेंस से जो स्टेटमेंट हमारे बन सकते थे डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, वो हमने ले लिए, एक पी और एक क्यू। अब सेकंड लाइन पर आते हैं। सेकंड लाइन है वी विल गो स्विमिंग। तो वी विल गो स्विमिंग, तो ये एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू के बाद आर। आर हमने ले लिया, वी विल गो स्विमिंग। उसके बाद दे रखा है ओनली इफ। तो ओनली इफ के बाद जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, इट इज सनी। तो इट इज सनी को हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज सनी की बात हो चुकी है किसमें, स्टेटमेंट पी में। तो ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको अलग से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो सेकंड जो हमारा सेंटेंस था उसमें से भी स्टेटमेंट हमने ले लिए। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग। तो इसको भी वी डू नॉट गो स्विमिंग को अलग से लेने की जरूरत नहीं है कोई स्टेटमेंट, क्योंकि वी विल गो स्विमिंग की बात हो चुकी है, आर स्टेटमेंट है, तो ये आर का नेगेशन ही है, तो अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद आते हैं देन वी विल टेक अ कैनोए ट्रिप। तो ये नया स्टेटमेंट है, तो इसको लिख लेंगे हम एस। एस क्या हो गया हमारा, वी विल टेक अ कैनोए ट्रिप। ठीक है? उसके बाद फुल स्टॉप आ गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। नेक्स्ट है वी टेक अ कैनोए ट्रिप। तो इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये तो यही है, वी विल टेक अ कैनोए ट्रिप। उसके बाद है देन वी विल बी होम बाय सनसेट। तो ये नया स्टेटमेंट आ चुका है, तो इसको हम ले लेंगे टी। तो टी हो गया हमारा वी विल बी होम बाय सनसेट। तो ये टी हो गया। क्लियर? तो ये सभी हमने स्टेटमेंट ले लिए। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। तो कंक्लूजन पे चलेंगे तो कंक्लूजन में क्या है, बी विल बी होम बाय सनसेट। तो इसको कोई अलग से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये टी ही है, बी विल बी होम बाय सनसेट। क्लियर? तो जितने भी हमने आर्ग्यूमेंट से स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट ले सकते थे, डिस्टिंक्ट सिंपल स्टेटमेंट, वो हमने ले लिए। वो कितने वेरिएबल्स आए हमारे, पी क्यू आर एस टी, यानी 5 वेरिएबल्स आ गए। ठीक है? तो जब वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में तो ट्रूथ टेबल से सोल्व करना वैसे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए हम किससे सोल्व करेंगे इसको, बाय द रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। तो देखिए अब इस आर्ग्यूमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट इज, तो देखिए सबसे पहली लाइन को लिखेंगे हम, इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये है आपका। अब इसमें से क्या करते हैं, देखिए यहां से देखिए इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून। तो यानी ये तो हो गया पी। उसके बाद लगा हुआ है एंड। तो पी के बाद देखिए इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून, तो ये पी नहीं है बल्कि पी का क्या है, नेगेशन है। तो हमने क्या लिख दिया, नेगेशन पी। और क्या है आगे बीच में, एंड। तो एंड का हमने सिंबल लगा दिया। क्लियर? इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। तो इट इज कोल्डर देन यस्टरडे क्या है, यानी क्यू है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया नेगेशन पी एंड क्यू। तो ये फर्स्ट प्रीमाइसेस हमारी हो गई। क्लियर? फर्स्ट
लाइन के लिए। अब सेकंड लाइन है हमारी, वी विल गो स्विमिंग। तो वी विल गो स्विमिंग के लिए क्या है, आर। इफ, इफ और देन वाली कंडीशन है, ओनली इफ इट इज सनी। तो इट इज सनी का मतलब क्या है, इट इज सनी का मतलब है हमारा पी। तो इफ और देन वाली कंडीशन है यानी ओनली इफ वाली, तो हम लिख लेंगे आर इम्प्लाइज पी। आर इम्प्लाइज पी यानी आप स्विमिंग के लिए कब जाएंगे हम, जब सनी होगा। तो यानी स्विमिंग के लिए अगर हमें जाना है तो किसको इम्प्लाइज करेगा वो, कि इट इज सनी। तो यानी आर इम्प्लाइज क्या लिख लिया हमने, पी। ये हमारी हो गई सेकंड प्रीमाइसेस। तो यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट भाई। इसके बाद आगे आते हैं, आगे है हमारा फिर इफ देन वाला सेंटेंस है। तो इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग, वी डू नॉट गो स्विमिंग का मतलब ये देखिए, वी विल गो स्विमिंग तो है आर, और डोंट गो स्विमिंग क्या हो जाएगा, नेगेशन आर। अब देन के बाद क्या है, वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप। वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप क्या है, एस। तो अगर ये है तो तब एस पर इंप्लाइज करेगा ये, क्योंकि इफ और देन वाला है। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा नेगेशन आर इंप्लाइज एस। क्लियर। तो ये थर्ड प्रीमाइसेस आ जाएगी हमारी, नेगेशन आर इंप्लाइज एस। क्लियर। तो अब हम यहाँ तक पहुंच गए भाई, यहाँ तक कवर कर लिया। उसके बाद है फिर नेक्स्ट, वी टेक अ कैनोई ट्रिप। वी टेक अ कैनोई ट्रिप का मतलब एस, और इफ लगा हुआ है इसके आगे, तो यानी ये इंप्लाइज करेगा किस पर, देन के बाद जो है, बी विल बी होम बाय सनसेट। यानी बी विल बी होम बाय सनसेट कौन सा है, टी। तो यानी एस इंप्लाइज टी। तो ये हो जाएगी हमारी फोर्थ प्रीमाइसिस। क्लियर। तो जितनी भी प्रीमाइसिस थी ये हमने लिख ली, क्योंकि हाइपोथेसिस पूरी हो चुकी है, ये प्रीमाइसिस ये। अब कंक्लूजन पर आएंगे, तो कंक्लूजन के लिए क्या करते हैं, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। अब कंक्लूजन क्या है हमारा, बी विल बी होम बाय सनसेट। तो बी विल बी होम बाय सनसेट कौन सा स्टेटमेंट है, टी। तो यानी कंक्लूजन आपको क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है। तो ये आपकी आर्गुमेंट की सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। अब इस आर्गुमेंट की आपको वैलिडिटी चेक करनी है थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंसेस से। तो आप क्या करेंगे, ये जो फोर प्रीमाइसेस हैं आपकी, पहली प्रीमाइसेस क्या है, नेगेशन पी एंड क्यू। दूसरी है आर इंप्लाइज पी, फिर नेगेशन आर इंप्लाइज एस, और एस इंप्लाइज टी, और कंक्लूजन क्या मिल रहा है, टी। तो इन फोर प्रीमाइसेस की हेल्प से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को लेकर चलेंगे आप, और इससे अगर आपका टी मिल गया आपको कंक्लूजन, तो कहने का मतलब ये आर्गुमेंट वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। क्लियर। तो चलिए चलते हैं। तो पहले कौन सी प्रीमाइसेस हमें लेनी है वो देखिए, पहले फर्स्ट लेनी है। मैं एक बार सभी जो आर्गुमेंट हमारा आया था उसकी, उसको लिख देता हूँ। आर्गुमेंट क्या था हमारा, ये था पी, नेगेशन पी एंड क्यू, ये फर्स्ट था। फिर आर इम्प्लाइज पी, ये सेकंड था। फिर था हमारा नेगेशन आर इम्प्लाइज एस, ये थर्ड था। और ये एस इम्प्लाइज टी, ये हमारा फोर्थ था। और इससे हमें कंक्लूजन क्या लाना है, वो हमें टी लाना है। तो अब हमें इसमें से क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इस फर्स्ट को ले लिया, एंड वाला जो है। क्लियर। तो इसको ले लिया, इस पर हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, बाय सिंप्लीफिकेशन। अब बाय सिंप्लीफिकेशन क्या रूल था वो मैं बता देता हूँ। देखिए सिंप्लीफिकेशन ये था कि ए एंड बी अगर ट्रू है, ए एंड बी अगर ट्रू है यानी ए एंड बी आपको गिवन है, तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है आपको, ए भी मिलता है, और इससे कंक्लूजन आपको बी भी मिलता है। क्योंकि अगर ए एंड बी ट्रू है तो ए भी ट्रू होगा और बी भी ट्रू होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, अगर पी एंड क्यू है तो इससे कंक्लूजन आपको पी भी मिलेगा, और पी एंड क्यू है अगर आपका, तो इससे कंक्लूजन आपको क्यू भी मिलेगा। तो अब ये है नेगेशन पी एंड क्यू, तो इससे आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा, ये नेगेशन पी भी मिलेगा और नेगेशन क्यू भी मिलेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, नेगेशन पी ले लेते हैं। तो हमने इससे क्या ले लिया, नेगेशन पी मिल गया हमें। अब ये फोर प्रीमाइसेस थी हमारी, फोर में से नेक्स्ट हमने ले लिया नेगेशन पी, इसको हमने बोल दिया फिफ्थ नंबर। क्लियर। अब हमने फर्स्ट तो यूज कर ली, अब हमारे पास बची सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ।
अब इनमें से हम इनको यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम कौन कौन सी प्रीमाइसेस ले सकते हैं? सेकंड और फिफ्थ को ले सकते हैं। सेकंड और फिफ्थ को क्यों ले सकते हैं अभी मैं बताऊंगा। देखिए सेकंड थी हमारी ये है आर इम्प्लाइज पी, और यहाँ फिफ्थ है आपकी नेगेशन पी। इसको हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे माइंड में थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस के रूल होने चाहिए। क्योंकि एक रूल ये भी था ना हमारा कि पी इम्प्लाइज क्यू है और इस सेकंड वाले का नेगेशन नीचे रखा हो, सेकंड वाले का नेगेशन नीचे रखा हो तो कंक्लूजन मिलता है फर्स्ट वाले का नेगेशन। तो हमने इन दोनों को इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट है हमारा आर इम्प्लाइज पी और इस सेकंड वाले का नेगेशन नीचे रखा हुआ है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? नेगेशन आर मिल जाएगा। कौन से रूल से? मोडस टोलेंस वाले रूल से। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या ले लिया? टेकिंग टू एंड फिफ्थ। तो टू एंड फिफ्थ को हम ले लेते हैं। तो टू क्या है हमारा और फिफ्थ क्या है उसको लिख लेते हैं। अब इस पर हम रूल लगा देंगे मोडेस्ट टोलेंस। ठीक है। तो देखिए आर इम्प्लाइज पी है और पी का नेगेशन यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा? इस आर का नेगेशन मिल जाएगा। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। तो अब हमने वन भी यूज कर ली, टू भी यूज कर ली, और कौन सी यूज कर ली? फिफ्थ यूज कर ली है। अब हमारे पास सिक्स और आ गई है एक। तो अब हमारे पास एक सिक्स है और एक थर्ड है। तो हम सिक्स और थर्ड को भी यूज कर सकते हैं। क्यों? वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टेकिंग, या थ्री और फोर को ले लेते हैं पहले। थ्री और फोर को भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं यार? या सेकंड और थर्ड, या थर्ड और सिक्स को भी यूज कर सकते थे। तो देखिए पहले अगर हम यूज करना चाहें थर्ड और फोर्थ को, तो थर्ड और फोर्थ को हम यूज क्यों कर रहे हैं ये देख लीजिए। थर्ड है हमारी नेगेशन आर इम्प्लाइज एस, और नेगेशन एस इम्प्लाइज वो एस इम्प्लाइज टी। इसको क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसे देखा कि ए इम्प्लाइज बी और बी इम्प्लाइज सी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इम्प्लाइज सी। कौन से रूल से? ट्रांजिटिव रूल, या जिसका दूसरा नाम होता है हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म। तो इसमें ऐसी कुछ कहानी बन रही है कि नेगेशन आर जो है वो एस को इम्प्लाइज कर रहा है और एस जो है वो टी को इम्प्लाइज कर रहा है। तो इसका मतलब नेगेशन आर किसको इम्प्लाइज कर जाएगा? टी को इम्प्लाइज कर जाएगा। तो ये रूल इसमें यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया थ्री और फोर को। तो थ्री और फोर को ले लेते हैं। तो थ्री और फोर को हमने ले लिया। ये थ्री है और ये फोर है। अब इस पर हम लगा देते हैं हाइपोथेटिकल साइलोज्म, यानी ट्रांजिटिव रूल। तो क्या आ जाएगा? नेगेशन आर इम्प्लाइज टी। क्लियर। तो ये हमारी आ गई 7। अब हमने कौन कौन सी यूज कर ली भाई? थर्ड यूज कर ली, फोर्थ यूज कर ली, सेकंड यूज कर ली और वन यूज कर ली। बची कौन कौन सी? एक तो ये सेवन्थ और एक बची हमारी सिक्स्थ। तो अब सिक्स्थ और सेवन्थ को यूज करेंगे और कंक्लूजन क्या लाना है? टी लाना है। तो चलिए हम यूज कर लेते हैं किसको? सिक्स्थ को और सेवेंथ को। तो लिख देंगे टेकिंग सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो सेवेंथ हमारी ये है, सिक्स ये है और सेवेंथ ये है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेवन को ऊपर लिख लें और सिक्स को नीचे लिख लें। अब इस पर कौन सा रूल लगेगा ये देखिए। देखिए एक रूल था हमारा कि P इम्प्लाइज क्या है? Q, और नीचे रखा हुआ है अगर आपका P, तो ये मिलता है आपको क्यू। ये होता है मोडस पोन्स। और मोडस टोलेंस तो यहाँ लगा था। टोलेंस में और इसमें क्या फर्क है? टोलेंस ऐसे होता है कि पी इम्प्लाइज क्यू है और नेगेशन रखा हुआ है इस क्यू का, तो तब मिलता है नेगेशन पी। और इसमें क्या मिलता है? मोडस, ये तो मोडस पोन्स लगाएंगे तो मोडस पोन्स में क्या होता है? पी इम्प्लाइज क्यू है और नीचे पी रखा हुआ मिलता है। तो क्या मिल जाता है? कंक्लूजन क्यू मिल जाता है। तो इसी तरह से इसमें देखिए सेवेंथ क्या है आपका? नेगेशन आर, ये टी। तो ये पी का काम कर रहा है, तो ये पी और ये क्यू, और नीचे क्या रखा हुआ है आपको? नेगेशन आर, यानी पी ही रखा हुआ है नीचे। तो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको? टी मिल जाएगा। क्लियर। तो आप लिख सकते हैं इसको बाय मोडस पोन्स। मोडस पोन्स मैंने बताया ही था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि पी इम्प्लाइज क्यू और नीचे पी रखा हुआ है, तो इधर सॉल्यूशन ये क्यू मिल जाता है। तो ऐसी पी का काम कर रहा है ये। देखिए पी
इम्प्लाइज क्यू, और नीचे क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, टी मिलेगा। तो इससे क्या मिला आपको, सॉल्यूशन टी, और टी ही सॉल्यूशन लाना था आपको। तो टी सॉल्यूशन आ गया, कंक्लूजन आ गया ना टी। तो इसका मतलब जो आर्गुमेंट है वो आपका कैसा है, वैलिड है। हैंस द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। जो आर्गुमेंट है आपका वो कैसा है, वैलिड है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। अब एक और आर्गुमेंट आपके सामने, इसकी वैलिडिटी को भी आपको चेक करना है। ठीक है, देखिए कैसे चेक करेंगे। यूज करेंगे हम थ्योरी ऑफ रेफरेंस, थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंसेस को। ठीक है, इन्फ्रेंसेस के रूल्स को यहाँ पर यूज करेंगे आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक करने के लिए। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो आर्गुमेंट है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हो गया है। क्लियर। तो सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट में से हमारे सिंपल स्टेटमेंट निकल सकते हैं उनको निकालेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन देखेंगे जहां से स्टार्ट हुआ है, तो एक यहाँ पर ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, मैरी रन्स फॉर ऑफिस। तो इसको हम ले लेंगे पी। तो पी हो गया हमारा, मैरी रन्स फॉर ऑफिस। उसके बाद क्या है, सी विल बी इलेक्टेड। तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा क्यू। सी, सी का मतलब क्या है, मैरी। तो हमने लिख दिया मैरी विल बी इलेक्टेड। क्लियर। तो एक स्टेटमेंट पी आ गया और एक क्यू आ गया फर्स्ट लाइन से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मैरी अटेंड्स द मीटिंग। तो इसको आर ले लीजिए, मैरी अटेंड्स द मीटिंग। उसके बाद है सी विल रन फॉर ऑफिस। सी का मतलब मैरी ही है, तो मैरी विल रन फॉर ऑफिस। तो ये बात तो हो चुकी है पी स्टेटमेंट में, मैरी रन्स फॉर ऑफिस। तो इसको अलग से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑलरेडी आ गया है, ये कोई अलग स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां तक पहुंचे। उसके बाद है आइदर मैरी विल अटेंड द मीटिंग। तो इसको भी अलग से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैरी अटेंड द मीटिंग हो चुका है, आर स्टेटमेंट है वो। उसके बाद है और सी विल बी गो टू इंडिया। तो सी विल बी गो टू इंडिया, ये नया स्टेटमेंट आ गया, यानी इसको ले लीजिए आप, पी क्यू आर एस। एस आ गया हमारा, सी विल बी गो टू इंडिया, यानी सी का मतलब मैरी है, यानी मैरी विल गो टू इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट आइए, आगे आया मैरी कैन नॉट गो टू इंडिया। तो इसको भी नया स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैरी कैन नॉट गो टू इंडिया ये इसका नेगेशन है, एस का। क्लियर। उसके बाद है दस। दस या देयर फोर का मतलब है कि अब कंक्लूजन मिलने वाला है आपको। तो दस, दस का मतलब क्या है, देयर फोर मैरी विल बी इलेक्टेड। तो मैरी विल बी इलेक्टेड के लिए भी कोई नया स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैरी विल बी इलेक्टेड हो चुका है। कौन सा स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है। तो टोटल इस जो आर्ग्यूमेंट में से आपके सिंपल स्टेटमेंट जो बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, फोर बन रहे हैं, पी क्यू आर एस टी। तो इनको हमने लिख लिया। अब इस आर्गुमेंट को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखिए, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन आर्गुमेंट इज। तो आर्गुमेंट यहां से स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट लाइन को लिखेंगे, यहां तक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। तो मैरी रन्स फॉर ऑफिस, ये क्या है, पी है। और ये क्या है, सी विल बी इलेक्टेड, ये क्या है, क्यू है। और कैसा कैसा सेंटेंस है, इफ और देन वाला। मतलब इफ मैरी रन्स फॉर ऑफिस देन सी विल बी इलेक्टेड। तो यानी पी किसको इंप्लाइज करेगा, क्यू को इंप्लाइज करेगा। तो यानी इस सेंटेंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी इंप्लाइज क्यू से। ये फर्स्ट प्रीमाइसेस आपकी हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन आपने कवर की। अब सेकंड पे चलते हैं। अब ये है, इफ मैरी अटेंड द मीटिंग सी विल बी रन फॉर ऑफिस। तो मैरी अटेंड द मीटिंग, ये कौन सा है, आर। और ये कौन सा है, सी विल बी रन फॉर ऑफिस, सी विल बी रन फॉर ऑफिस, ये कौन सा है, अ, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ये पी। तो कहने का मतलब इफ किसके आगे है, इफ आगे है आर के आगे,
यानी मैरी अटेंड द मीटिंग, यानी आर किसको इम्प्लाइज करेगा, पी को इम्प्लाइज करेगा। तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं आर इम्प्लाइज पी। तो ये हो गई आपकी सेकंड लाइन का रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं यहाँ पर आइदर के बाद, मैरी विल अटेंड द मीटिंग। तो मैरी विल अटेंड द मीटिंग मतलब ये आर। और आर के बाद क्या आएगा, और का सिंबल क्या है ये। और सी विल बी गो टू इंडिया, सी विल बी गो टू इंडिया का क्या है, एस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर और एस। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने आर और एस, ये थर्ड प्रीमाइसिस आ गया। उसके बाद है बट मैरी कैन नॉट गो टू इंडिया। तो मैरी, मैरी गो टू इंडिया तो है एस, और ये कैन नॉट गो टू इंडिया है, तो ये एस का नेगेशन हो गया। तो इसको लिख सकते हैं आप नेगेशन एस। क्लियर। उसके बाद आ गया दस। दस का मतलब यह होता है देयर फोर। यहाँ पर तो देयर फोर जब भी आ जाता है या दस आ जाता है तो यानी कंक्लूजन आता है। तो यानी अंडरलाइन करिए और कंक्लूजन लिख दीजिए। कंक्लूजन क्या है, मैरी विल बी इलेक्टेड। तो मैरी विल बी इलेक्टेड क्या है, क्यू है आपका। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप क्यू। तो ये कंक्लूजन आ गया भाई। ठीक है, तो ये इस आर्गुमेंट की सिंबॉलिक फॉर्म आपके सामने आ चुकी है। अब इस आर्गुमेंट की आपको वैलिडिटी चेक करनी है, जिसमें कितनी प्रीमाइसेस हैं, फोर प्रीमाइसेस हैं। एक तो है सबसे पहले P इम्प्लाइज Q, दूसरी है R इम्प्लाइज P, फिर है R और S, और फिर है नेगेशन S, जिससे कंक्लूजन आपको क्या लाकर दिखाना है, Q लाकर दिखाना है। क्लियर। तो चलिए अब क्या करेंगे, आप ये फोर प्रीमाइसेस को लेकर चलेंगे, और इन फोर प्रीमाइसेस से आपका अगर कंक्लूजन क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है, तो इसका मतलब आर्गुमेंट जो है वो वैलिड हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले कौन सी लेनी है, थर्ड और फोर्थ। तो एक बार मैं सभी लिख देता हूँ जो गिवन थी आर्गुमेंट की फॉर्म हमें क्या गिवन थी, पी इम्प्लाइज क्यू, ये फर्स्ट था। आर इम्प्लाइज क्या था, पी, फिर क्या था आर और एस, फिर क्या था नेगेशन एस, और सॉल्यूशन लाना है आपको क्यू। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो अब हम इसमें किस किस को लेके चल रहे हैं, पहले थर्ड को और फोर्थ को। तो हमने लिख लिया थर्ड को और फोर्थ को। अब इस पर हमने जो रूल लगाया वो रूल लगा दिया डिसजंक्टिव साइलोजिम। तो डिसजंक्टिव साइलोजिम लगा दिया। देखिए डिसजंक्टिव साइलोजिम क्या होता है, अभी रूल मैंने बताया था कि अगर P और Q है और यहाँ पर नीचे रखा हुआ है Q का नेगेशन। क्लियर। तो आपको कंक्लूजन क्या मिल जाता है, कंक्लूजन ये P मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पर P का वर्क जो कर रहा है वो R कर रहा है, Q का वर्क S कर रहा है, और यहाँ S का नेगेशन रखा हुआ है। तो क्या मिलेगा आपको, आर मिल जाएगा। तो आर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कंक्लूजन मिल जाएगा। अब ये जो कंक्लूजन आपको मिला है इन दोनों प्रीमाइसेस से, थर्ड और फोर्थ से, इसको फिफ्थ नंबर ले लीजिए आप। तो ये थर्ड फोर्थ प्रीमाइसेस तो ऑलरेडी पहले से थी, ये फिफ्थ प्रीमाइसेस आ गई। और कौन कौन सी यूज कर ली आपने, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ तो यूज कर ली, अब इनको नहीं लेना है। अब कौन कौन बची, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, इन थर्ड से आगे चलेंगे, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ से। तो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ में से अब देखिए किसको लेंगे। तो सबसे पहले अब आप ले लीजिए सेकंड को, और फिफ्थ को भी ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्या है, आर इम्प्लाइज पी, और नीचे क्या रखा हुआ है आर, क्योंकि ये कुछ ऐसा बन रहा है। मैंने बताया था कि पी इम्प्लाइज क्यू, और नीचे अगर क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन मिल जाता है आपको ये क्यू। और ये कौन सा होता है, मोडस पोन्स होता है। तो अगर सेकंड और फिफ्थ को लेकर चलेंगे तो ये मोडेस पॉन्स आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो हम ले लेते हैं सेकंड एंड फिफ्थ को। तो सेकंड है आपका ये, और फिफ्थ ये। देखिए इस पर क्या लगाएंगे, मोडेस पॉन्स। देखिए मोडेस पॉन्स ए और बी की फॉर्म में बता देता हूँ कि ए इम्प्लाइज अगर बी है, और नीचे क्या रखा हुआ है आपका ए, तो आपको कंक्लूजन ये मिल जाता है बी। तो इसी तरह से ए का वर्क कर रहा है आर, बी का वर्क कर रहा है पी, और नीचे यहाँ पर आर रखा हुआ है, तो क्या मिल जाएगा, कंक्लूजन पी मिल जाएगा। तो ये पी मिल गया, इसको आप लिख सकते हैं सिक्स नंबर। ठीक है। अब आपने कौन कौन सी यूज कर ली,
देखिए पहले थर्ड फोर्थ तो यूज कर ली थी, फिर आपने सेकंड और फिफ्थ को भी यूज कर लिया। अब आपकी कौन कौन सी बची, सिक्स और वन बची, तो सिक्स और वन को इस बार यूज कर लेते हैं। तो टेकिंग वन एंड सिक्स, तो पहले सिक्स लिख ली, वन लिख लिया, वन कितनी है, पी इम्प्लाइज क्यू, और नीचे कितना हो गया, सिक्स लिख लिया पी। अब इस पर कौन सा रूल लग सकता है, देखिए फिर से देखिए, ए इम्प्लाइज है बी, और नीचे रखा हुआ है आपका अगर ए, तो क्या मिल जाता है आपको, बी मिल जाता है। ए इम्प्लाइज बी है और नीचे ए रखा हुआ है तो ये बी मिल जाता है। कंक्लूजन ये कौन सा होता है, यही होता है बाई मोडस पोन्स। क्लियर, तो इस पर आप लगा दीजिए मोडस पोन्स, तो यानी P इम्प्लाइज Q है और नीचे क्या रखा हुआ है P, तो आपको ये Q सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो Q आपका आ गया कंक्लूजन, और देखिए ये Q ही आपको कंक्लूजन लाना था यहाँ इन फोर प्रीमाइसेस की हेल्प से। तो Q आ गया ना कंक्लूजन, तो इसका मतलब क्या है, जो आर्गुमेंट है वो हमारा क्या है, वैलिड है। तो अब आप लिख सकते हैं हैंस द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।